आप और हम अक्सर ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग हैं, आम आदमी ने अपने लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगाए और वो खाली हाथ लौट करके आता है। क्या एक आम आदमी अपनी इनकम का थोड़ा सा पैसा लगा करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, अपनी बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है? क्या है इसके फंडामेंटल रूल्स, क्या है इसके टेक्निकल रूल्स? आइए आज हम एक ऐसे व्यक्ति को हमारे चैनल पर लाए हैं जो हमें इसकी ए से जेड तक सब बातें बताएगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हेलो रोहित। हेलो सर। यस आई कैन सुनील ईरानी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्यों स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करे? जैसे कि हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग जो पहले होता था, वो एक आम आदमी अपना पैसा एफडी में डालता था। एफडी में रेट्स 7.5% है मैक्स टू मैक्स। उसको अगर हम पोस्ट टैक्स लेके जाएंगे तो आपका बचता है 5.25% रिटर्न, जो कि आपके इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 6%, तो आप अगर देखेंगे तो आप नेट नेट 0.75% नेगेटिव में जा रहे हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डालना आपको बहुत जरूरी है ताकि आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। मैं आपको बताता हूं कि रोहित कहना क्या चाहते हैं। महंगाई की दर 6% है, यानी अगर आप 100 रुपए पर जब तक 7 रुपए नहीं कमाओगे तब तक एक साल बाद आप आज जो चीज 100 रुपए में खरीद सकते हैं वो अगले साल आपको 106 रुपए में मिलेगी। 7 रुपए आपके पास, 100 रुपए से अगर 7 रुपए की आमदनी होगी तब तो आप 106 रुपए में अगले साल वो चीज खरीद सकोगे। ये हो गई महंगाई दर की बात। अब हम बात करें 7%, अगर 7 या 7.5% फिक्स डिपॉजिट में ब्याज है तो टैक्स अगर कटता है उस ब्याज के ऊपर तो आपकी वो दर पड़ती है आपको 5 या 5.25%, 5.5%। तो आपका महंगाई की दर 6% है। एफडी में अगर आपने जो पैसा रखा है उस पर आपको 5.5 रुपए मिल रहा है 100 रुपए पर। तो 100 रुपए पर 5.5 रुपए अगर आपने साल भर में कमाया तो अगले साल जो चीज आपको 106 रुपए में मिलेगी, 105 रुपए आपके पास है। इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा डालते हैं तो आप महंगाई की दर को भी बीट नहीं कर सकते, उसको भी पार नहीं कर सकते। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो 6 रुपए से ज्यादा कमाएगा। बिल्कुल कमाएगा। और जिस तरीके से हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, वो अगले 15-20 साल भी यही चलने वाला है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जा रहा है और हमने ये बाकी कंट्रीज में भी देखा है कि जब कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती है तो उसका स्टॉक मार्केट एक बूम की तरफ होता है। तो हमें बिल्कुल स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके हम 6% से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा पैसा 10%, 12%, 15%, कितना ज्यादा? बिल्कुल। अगर हम एक एग्जांपल लें निफ्टी 20 का, जो कि टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करती है पैसे को, जिसका अंडरलाइंग जो असेट है वो है निफ्टी 50, जो कि टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से। उसने भी अपने इंसेप्शन से 15.5% का रिटर्न अभी तक के दिया है, जो 2002 में चालू हुआ था। और अगर हम म्यूचुअल फंड का भी डेटा देखते हैं तो 2022 तक के 88% म्यूचुअल फंड ने भी इससे कम रिटर्न दिया है। जो प्रारंभिक इन्वेस्टर होता है, जिसे हम बिगिनर बोल सकते हैं, बिगिनर जो होता है स्टॉक मार्केट में, उसको लॉस होता क्यों है? तो ये मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। दैट इज नाइस। मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। तो लॉस क्यों करता है एक बिगनर? क्योंकि वो स्टार्ट करता है कम कैपिटल से, और कम कैपिटल होने की वजह से वो स्टॉक इन्वेस्टिंग में ना जाके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में चले जाता है।
ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होता है? ऑप्शंस की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन अपनी वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइंग असेट से। अगर अंडरलाइंग असेट निफ्टी 50 है, मतलब टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया की जो वैल्यू आ रही है, एक एनएवी आ रही है, उससे ऑप्शंस अपनी वैल्यू डिराइव करता है और आप कम पैसे में भी ज्यादा की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। Okay. तो जब ऑप्शंस में एक आदमी घुस जाता है तो वो सोचता है कि मैं पैसे जल्दी कमाऊं और मैं पैसे जल्दी बनाऊं, उसकी वजह से उसे लॉस होता है। बजाय वो अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करने के, बिल्कुल, और थोड़ा सा धैर्य रख करके उसे सही समय पर बेचने के, वो तुरंत पैसा कमाना चाहता है। आप क्या यही कहना चाहते हैं जी, कि जो शेयर मार्केट है उसमें ऑप्शन एक ट्रेडिंग करने का तरीका है, और उस ट्रेडिंग करने के तरीके से व्यक्ति कम पूंजी में 1 लाख रुपए में अधिकतम कितने का माल खरीद सकता है? वो डिपेंड करता है आपका जो भी स्टॉक का वैल्यू हो। अच्छा, और मेरे पास 1 लाख रुपया है जी, तो वो 1 लाख रुपए का ही मुझे स्टॉक मिलेगा या ज्यादा का मिलेगा? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक स्टॉक को देखते हैं ओएनजीसी, जो अभी चल रहा है 285 रुपीज पे, उसके आपको अगर 100 शेयर्स आप लेंगे तो वो आएंगे 28,500 रुपए में। ओके, लेकिन मान लीजिए आपके पास 28,500 रुपए नहीं है, तो उसका आप स्टॉक ऑप्शन ले लेंगे जो कि 4 रुपए पे चल रहा है और उसका लॉट साइज है 1950 रुपए। तो 1950 इंटू 4 आप लगा सकते हैं, आप इसको 10,000 रुपए से भी कम में आप ये खरीद सकते हैं। अच्छा, कितने शेयर्स आ जाएंगे उसमें? इसमें आपके 1950 लॉट, एक लॉट आ जाएगा, जिससे आपका 4 रुपए का जो ऑप्शन है अगर वो बढ़ता है 1 रुपए से भी, तो आपको 1950 रुपए का प्रॉफिट होगा। 4 रुपए का ऑप्शन अगर 5 रुपए का हो जाता है तो उसे 1950 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। कम लागत में ज्यादा पैसा। तो ऑप्शंस में कुछ टाइम लिमिट रहती है कि हमें आज अगर मान लीजिए 1 तारीख को मैंने ऑप्शन खरीदा तो उसे मुझे बेचने की कुछ सीमा रहती है, समय सीमा? ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी भी होती है और ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो वो हमें चूज करना पड़ता है कि हमें वीकली ऑप्शन लेना है कि मंथली ऑप्शन लेना है? जी हाँ। तो उसमें क्या फाइनेंशियल चार्जेस अलग अलग लगते हैं? बिल्कुल, इसमें कैसा होता है कि अभी मान लीजिए 285 चल रहा है ओएनजीसी, हाँ, और उसका 290 रुपीज स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो कॉल चल रहा है 4 रुपए चल रहा है। अगर एक्सपायरी तक के 290 तक नहीं पहुंचता है प्राइस, तो वो जीरो हो जाएगा 4 रुपए, और 290 को क्रॉस कर देता है और इन द मनी जाते जाता है और बढ़ते जाता है, तो कॉल 4 रुपए का बढ़ते चलेगा। तो लॉट है एक 1950 रुपए का, जितना बढ़ते जाएगा प्राइस उतना उसका ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। हमारा प्रश्न था कि बिगिनर्स को लॉस क्यों होता है, वहीं पर हम वापस आते हैं। आपने बताया कि ऑप्शंस में वो पैसा लगा देता है क्योंकि उसके पास पैसा कम होता है। वो चाहता तो 10 लाख रुपए साल में कमाना चाहता है एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन उसके पास है खुद की कैपिटल 50,000 रुपए, तो वो ऑप्शंस में पैसा लगा देता है। जी, आपका कहने का मतलब यही है। और अब डीमैट अकाउंट भी आपका अगर आप जब भी ओपन करते हैं फोन में, तो उसमें भी सेबी अपना डिक्लेरेशन देता है कि 100 में से 90 ऑप्शन प्लेयर्स लॉस में रहते हैं, और उसमें से भी जो 10 बचते हैं जो प्रॉफिटेबल है, उसमें से भी 9 जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनका प्रॉफिट 1 लाख से कम है। आप सोच लीजिए कि सिर्फ 100 में से एक इंसान ही प्रॉफिट कमा रहा है। आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शंस में मत जाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आज हम आपको बताएंगे। और दूसरा कारण ये है कि वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने जा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो वो एक प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं उतरता है और इंफॉर्मेशन लेके नहीं उतरता है। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे तो इसमें रिटर्न कमाना सबसे इजी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसको लेना चाहिए? नटशेल में मैं बताऊंगा कि उसको 2 चीजें समझना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीजें आपने समझ ली और आपने पढ़ ली, तो आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कमाने के क्या लिए यही बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है? यही है बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जैसे आपने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस 2 चीजें। जी, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस होता है चार्ट रीड करना। पर्टिकुलर स्टॉक कैसे ऊपर मूवमेंट कर रहा है, प्राइस उसका जैसे भी मूव कर रहा है,
उसमें हमें उस चार्ट को रीड करते आना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाते आना चाहिए, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सके कि पास्ट मूवमेंट के हिसाब से वो स्टॉक फ्यूचर में कैसे मूव करेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस हो तो गया। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस रोहित, आप ये बताइए कि इसमें कितने समय का चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। मान लीजिए आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है जी और आपने कहा कि ये 1 2 3 4 ये 4 में आप 25-25 हजार रुपए के शेयर्स ले लो। जी। तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले मुझे कितने महीने या साल पहले का चार्ट देखना पड़ेगा और रिसेंटली मुझे पिछले 3 महीने का, मतलब किस तरीके से करूंगा मैं उसको? ये डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। तो अगर आप उस शॉर्ट टर्म से आपका तात्पर्य कितने महीने का है या कितने दिनों का है? शॉर्ट टर्म से मेरा तात्पर्य है 1 साल से कम का, कि आप और लॉन्ग टर्म 1 साल से अधिक का। अगर मैं 6 महीने में या 1 साल के अंदर बेच देता हूं जी। वो स्टॉक जो खरीदता हूं, जी। तो उसका एनालिसिस अलग ढंग से होगा, टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल। और अगर मैं उसको मान लीजिए 5 साल बाद मेरे घर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, 5 साल बाद मान लीजिए कि मुझे मेरी बेटी की शादी करना है या मुझे मेरी बहन की शादी करना है, ओके। तो 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास आज 5 लाख रुपए ही है। तो वो 5 लाख मेरा 5 साल बाद 10 लाख हो जाए। या शॉर्ट टर्म एनालिसिस में मैंने मेरा फाइनेंशियल गोल रखा कि 1 लाख रुपए लगा के मुझे 1,80,000 बच्चों की फीस भरना है 1 साल बाद। बराबर। तो ऐसा मैं फाइनेंशियल गोल्स रख के सेट करके उसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए जाऊं, या फिर उसको एक जनरल प्रॉफिट लॉस मान करके उस तरीके से जाना चाहिए? जनरल प्रॉफिट लॉस समझ के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से मार्केट में उतरना है। आप कौन सा स्टॉक कितने टर्म के लिए ले रहे हैं ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आप 1 डे का चार्ट देखेंगे, और आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आप मंथली चार्ट देखेंगे। अब इसी एग्जांपल पे हम जाएं कि मुझे 5 साल में 5 लाख रुपए के 15 लाख चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आज अगर 5 लाख रुपए आपके पास लेके आया तो मैं आपको पहले दिन बता दूं कि मुझे भी अगले 4-5 साल में मेरा 15 लाख रुपए हो जाएगा, तो उसका एनालिसिस आप अलग करेंगे जी। और अगर मैं 1 लाख रुपए आज आपके पास लेके आया और मैंने आपको बोला कि मुझे 10 या 11 महीने बाद मुझे 1,80,000 रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे कोई गाड़ी लेना है जी, तो वो बताऊंगा आपको, तो उस हिसाब से आपका एनालिसिस अलग रहेगा। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट में कैसे करेंगे? जी, टेक्निकल एनालिसिस जब हम शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि 1 डे का आप चार्ट देखेंगे, उसमें आप डिफरेंट जो भी इंडिकेटर्स यूज करना चाहेंगे, आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं। वो इंडिकेटर्स के थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि आप पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में एक मेन पार्ट होता है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी।